हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। हजारीबाग में मोंथा चक्रवात का असर, खेतों में पानी भरने से फसलें चौपट, किसानों ने मांगा मुआवजा। हजारीबाग में मोंथा चक्रवात का प्रभाव अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। पिछले 2 दिन से लगातार हो रही बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंताओं में इजाफा कर दिया है। इस लगातार वर्षा से जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, वहीं खेतों में खड़ी और कटी हुई दोनों प्रकार की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। कृषि विभाग के अनुसार धान, टमाटर, फूल गोभी और मिर्च जैसी फसलें इस बारिश से सर्वाधिक प्रभावित हुई हैं। जिले के ईचाग, पदमा, बरही, दारू, कटकमसांडी और बड़कागांव प्रखंडों के ग्रामीण क्षेत्रों में कई खेतों में पानी भर गया है। इसके कारण धान की फसल गिरकर सड़ने लगी है। कटाई के लिए तैयार फसलें भीगने के कारण खराब होने की स्थिति में पहुंच गई हैं। किसानों ने बताया कि वे छठ पूजा के बाद धान की कटाई शुरू करने की तैयारी में थे, लेकिन लगातार बारिश ने सारी तैयारियों पर पानी फेर दिया है। किसानों को आशंका है कि अगर बारिश इसी तरह 2-3 दिन और जारी रही तो उनकी पूरी पैदावार बर्बाद हो सकती है। लगातार फसल नुकसान के कारण किसानों को लाखों रुपए के आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में किसानों ने सरकार और जिला प्रशासन से शीघ्र मुआवजे की मांग की है। झारखंड कैबिनेट की बैठक 3 नवंबर को सीएम हेमंत सोरेन करेंगे अध्यक्षता। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय ने सूचित किया है कि झारखंड मंत्री परिषद की बैठक सोमवार 3 नवंबर 2025 को अपराह्न 3 बजे से आयोजित की जाएगी। बैठक झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्री परिषद कक्ष में होगी। बैठक में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से जुड़े अहम प्रस्तावों और नीतिगत निर्णयों पर चर्चा होने की संभावना है। माना जा रहा है कि इस बैठक में कई लोक हित से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है। 29 नवंबर को सीएम हेमंत सोरेन 10,000 अभ्यर्थियों को देंगे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 29 नवंबर को सहायक आचार्य सहित राज्य के 10,000 अभ्यर्थियों को एक साथ नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के 9,000 सहायक आचार्यों के साथ साथ झारखंड सिविल सेवा परीक्षा में चयनित 342 कार्मिक, उद्योग, स्वास्थ्य समेत अन्य विभागों के विभिन्न पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को एक साथ नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। वहीं झारखंड सरकार ने 6 नवंबर को सरायकेला खरसावा में होने वाले सहायक आचार्यों के नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। इस कार्यक्रम के तहत इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्यों, स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों में गणित, विज्ञान, भाषा और सामाजिक विज्ञान के सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। झारखंड सिविल सेवा परीक्षा में चयनित 342 अभ्यर्थियों की विभिन्न विभागों की ओर से काउंसलिंग भी पूरी कर ली गई है। स्वास्थ्य विभाग के दंत चिकित्सकों के अलावा अन्य विभागों के विभिन्न पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को एक साथ नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। बता दें कि 18 नवंबर को शुरू होने जा रहे आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का इस दिन समापन होना है। साथ ही हेमंत सोरेन की सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहला वर्ष भी पूरा हो रहा है। इस अवसर पर रांची में आयोजित होने वाले एक बड़े कार्यक्रम में इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। पहले यह कार्यक्रम 6 नवंबर को सरायकेला में आयोजित होने वाला था। अब यह कार्यक्रम रद्द कर 29 नवंबर को कराने का निर्णय लिया गया है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारी शुरू, दिसंबर या जनवरी में हो सकता है मतदान। झारखंड में अब नगर निकाय चुनाव जल्द होने वाले हैं। 3 साल से चुनाव टल रहे थे, लेकिन अब रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 14% आरक्षण की मंजूरी दे दी है। इससे चुनाव कराने में जो अड़चन थी वह खत्म हो गई है। हाईकोर्ट ने चुनाव में देरी पर नाराजगी जताई है और 10 नवंबर को अगली सुनवाई रखी है। उम्मीद है कि उसी दिन चुनाव की तारीखें तय हो जाएंगी। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष जानकी यादव ने कहा है कि चुनाव दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच में हो जाएंगे। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग मतदाता सूची को अंतिम रूप दे रहा है। रांची, धनबाद, जमशेदपुर जैसे कई शहरों में वार्डवार मतदान केंद्रों की सूची भी जारी कर दी गई है। राजनीतिक दलों ने भी तैयारी तेज कर दी है। झामुमो कांग्रेस गठबंधन अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटा है, वहीं भाजपा और आजसू भी अपनी रणनीति बना रहे हैं। गिरिडीह में नशे में धुत युवक चढ़ा 33,000 वोल्ट बिजली टावर पर, काफी मशक्कत के बाद सुरक्षित उतारा गया। गिरिडीह जिले के पीरटांड प्रखंड के बांध पौड़ैया गांव में गुरुवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक 33,000 वोल्ट के बिजली टावर पर चढ़ गया। युवक की पहचान बांध पंचायत के पौड़ैया टोला निवासी मदन टुड्डू के रूप में हुई है, जिसका घर पंचायत भवन बांध के ठीक सामने है। जानकारी के मुताबिक मदन टुड्डू जतरा मेला देखकर घर लौट रहा था। रास्ते में शराब के नशे में धुत होकर वह अचानक बिजली टावर पर चढ़ गया। जैसे ही स्थानीय लोगों ने यह नजारा देखा, उन्होंने तुरंत पीरटांड थाना को सूचना दी। सूचना पाकर थाना प्रभारी दीपेश शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और बिजली विभाग को तत्काल सूचित किया।
विभाग ने तुरंत 33,000 वोल्ट लाइन को बाधित किया और करीब घंटे भर की मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि युवक नशे की हालत में था, जिससे उसने ये खतरनाक कदम उठाया। समय रहते बिजली लाइन बंद नहीं की जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय लोगों ने पुलिस और बिजली विभाग की तत्परता की जमकर सराहना की, जिनकी त्वरित कार्रवाई से एक संभावित जानलेवा घटना टल गई। रांची में भीषण सड़क हादसा, रैली में जा रहे लोगों से भरा वाहन पलटा, 4 की मौत 23 घायल। रांची टाटा नेशनल हाईवे 33 पर यात्रियों से भरा सवारी वाहन पलट गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि लगभग 23 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना बुंडू थाना क्षेत्र के गोसाईडीह के पास हुई। सभी लोग अड़की के बिरडीह गांव से बुंडू के ताऊ मैदान में आयोजित आदिवासी जनाक्रोश रैली में शामिल होने जा रहे थे। एसडीएम किष्टो कुमार बेसरा ने बताया कि 4 लोगों की मौत हुई है। हादसे में 23 यात्री जख्मी हुए हैं। इनमें से 15 को रिम्स रेफर किया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सवारी वाहन टाटा से रांची की ओर आ रही एक बस को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान अचानक सवारी वाहन का अगला टायर ब्लास्ट हो गया। तेज गति में होने के कारण वाहन अनियंत्रित होकर बस को हल्की टक्कर मारते हुए सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया। देखते ही देखते घटनास्थल पर चीख पुकार और भगदड़ मच गई। सूचना मिलने के बाद बुंडू एसडीपीओ ओम प्रकाश, एसडीएम किष्टो कुमार बेसरा, थाना प्रभारी रामकुमार वर्मा और दशम फॉल थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस की सहायता से बुंडू अनुमंडलीय अस्पताल भेजा गया। वहीं गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया है। एसडीएम ने स्वीकार किया कि सवारी गाड़ी ओवरलोड थी। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि ओवरलोड वाली गाड़ियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। घटना की गंभीरता को देखते हुए बुंडू ताऊ मैदान में आयोजित आदिवासी जनाक्रोश रैली को स्थगित कर दिया गया है। मृतकों की पहचान और घायलों की स्थिति की पुष्टि के लिए प्रशासन जांच में जुटा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक सवारी वाहन में महिलाएं, पुरुष और युवा सभी शामिल थे, जो रैली में हिस्सा लेने जा रहे थे। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। लातेहार में तालाब में डूबे 2 मासूम भाई बहन, दादी को बचाने की कोशिश में गई जान। लातेहार जिले में चंदवा थाना क्षेत्र के महुआ मिलान गांव के लोहसेमना टोला में 2 मासूम बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। उनकी पहचान गांव के सुशांत प्रजापति और छोटी कुमारी के रूप में की गई है। दोनों गुरुवार को अपनी दादी के साथ नहाने के लिए डेंगा तालाब गए थे। नहाने के दौरान दादी तेतरी देवी अचानक गहरे पानी में डूबने लगी। यह देखकर दोनों बच्चे भी दादी को बचाने के लिए तालाब में कूद गए, लेकिन तालाब में पानी काफी अधिक था और अत्यधिक पानी में डूबने से दोनों बच्चों की मौत हो गई। हालांकि दादी किसी प्रकार तालाब से बाहर निकलने में सफल रहीं। घटना की जानकारी जब परिवार वालों को मिली तो तुरंत तालाब पहुंचे। दोनों बच्चों को तालाब से निकाला गया। दादी और दोनों बच्चों को आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदवा लाया गया। यहां डॉक्टर नीलिमा ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी रणधीर सिंह व अंचलाधिकारी सुमित झा अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। अंचलाधिकारी ने बताया कि प्रावधानों के अनुसार परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। घटना के बाद से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। सीबीएसई ने 2026 बोर्ड परीक्षाओं की तिथि घोषित की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 2026 की बोर्ड परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी है। सीबीएसई के अनुसार कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से प्रारंभ होंगी। इस बार सीबीएसई ने परीक्षाओं की तारीख पत्रिका डेट शीट परीक्षा शुरू होने से 110 दिन पहले जारी की है, जो अब तक का सबसे प्रारंभिक प्रकाशन है। सीबीएसई ने बताया कि इस वर्ष पहली बार कक्षा 10वीं के लिए 2 बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुरूप हैं। सीबीएसई ने कहा कि यह संभव हो पाया क्योंकि सभी स्कूलों ने अपनी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट समय पर जमा किए। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि जेईई और सीबीएसई परीक्षाएं एक ही दिन न पड़े, एनटीए ने कहा है कि जेईई आवेदन पत्र में छात्रों को कक्षा 11वीं का पंजीकरण संख्या भरनी होगी। छात्र और विद्यालय सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट www.cbse.gov.in से तिथि पत्रिका डाउनलोड कर सकते हैं। पलामू में मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को अक्टूबर माह की राशि मिलनी शुरू हो गई है। पलामू जिले में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत महिलाओं के खातों में अक्टूबर 2025 की राशि भेजी जानी शुरू हो गई है। कई लाभार्थियों ने पुष्टि की है कि राशि उनके बैंक खातों में जमा हो चुकी है। इसके तहत 3.5 लाख लाभार्थियों को खाते में राशि भेजी जा रही है। इसके तहत प्रत्येक महीने 87 करोड़ 50 लाख का आवंटन किया जाता है। जुलाई में पलामू जिले की लगभग 3,49,000 महिलाओं के बैंक खातों में 2500 की राशि ट्रांसफर की गई थी। वहीं दुर्गा पूजा में 3,50,995 लाभार्थियों को अगस्त और सितंबर दोनों महीनों की राशि एक साथ दी गई थी। अब बकाया भुगतान के रूप में लाभार्थियों के खातों में अक्टूबर माह की राशि ट्रांसफर की जा रही है। फरवरी और मार्च 2025 के दौरान योजना में कुछ गड़बड़ियां सामने आई थीं, जिनमें फर्जी आवेदन और डुप्लीकेट बैंक खातों के मामले पाए गए थे। इसके बाद सरकार ने जिलेवार सत्यापन कराया और अब केवल पात्र लाभार्थियों को ही राशि भेजी जा रही है। लातेहार में झुंड से बिछड़ा हाथी शहर में पहुंचा, अफरा तफरी का माहौल।
गुरुवार को जिले के महुआडांड शहरी क्षेत्र में एक जंगली हाथी घुस आया। शहर में हाथी देखकर लोगों में अफरा तफरी मच गई। दुकानों के शटर गिरने लगे और लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगे। सूचना मिलने पर वन विभाग और महुआडांड थाना पुलिस जंगली हाथी के पीछे पीछे उसे भगाने के लिए परेशान रही। आम लोगों का हुजूम भी हाथी के पीछे पीछे था। इससे हाथी रास्ते से भटक गया। गनीमत यह रही कि शहर में घूमने के बावजूद भी हाथी ने किसी तरह की कोई जानमाल को नुकसान नहीं पहुंचाया। वन विभाग की टीम बड़ी मुश्किल से हाथी को घनी आबादी से बाहर निकाला। बता दें कि बुधवार देर शाम जंगलों से निकलकर 4 हाथियों का झुंड गुमला क्षेत्र के ग्राम बांसटोली गांव के पास डेरा जमा किए हुए था। एक जंगली हाथी अपने ग्रुप से अलग होकर सोहरपाट गांव में विपिन टोप्पो के घर में घुस गया और घर पर रखे अनाज को चट कर गया। इसके बाद हाथी कुरुद गांव में पहुंचा। कुरुद गांव के लोगों ने हाथी को खदेड़कर महुआडांड के शहर की ओर भगा दिया। महुआडांड आने के क्रम में हाथी ने बोरकोना गांव में एक घर से एक बोरा राशन चट कर गया। रास्ते में एक पिकअप वैन पर हमला किया। पिकअप वैन में चावल लदे थे, लेकिन लोगों की शोर सुनकर हाथी वहां से दूसरी ओर निकल गया। सारंडा आईईडी ब्लास्ट में घायल सीआरपीएफ इंस्पेक्टर का दिल्ली एम्स में निधन। बिहार के समस्तीपुर के थे निवासी। पश्चिमी सिंहभूम जिला के सारंडा जंगल में 10 अक्टूबर को नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में घायल हुए सीआरपीएफ इंस्पेक्टर कौशल कुमार मिश्रा का गुरुवार सुबह दिल्ली एम्स में निधन हो गया। वे पिछले कई दिनों से उनकी स्थिति काफी गंभीर बनी हुई थी। दिल्ली में अंतिम सांस लेने के बाद उन्हें शहीद कर दर्जा दिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने बताया कि इंस्पेक्टर कौशल कुमार मिश्रा सीआरपीएफ की 60वीं बटालियन के साथ नक्सल विरोधी अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। 10 अक्टूबर को वो अपनी टीम के साथ सर्च ऑपरेशन पर थे। इसी दौरान नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया। इस विस्फोट में उनके बाएं पैर में गंभीर चोट आई थी। स्थिति गंभीर होने पर उन्हें एयरलिफ्ट करके राउरकेला, फिर रांची और उसके बाद दिल्ली एम्स भेजा गया था। 11 अक्टूबर से उनका इलाज चल रहा था, लेकिन 30 अक्टूबर की सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया। शहीद इंस्पेक्टर कौशल कुमार मिश्रा मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर जिला के रहीमपुर गांव के निवासी थे। दिल्ली से उनका पार्थिव शरीर वायुमार्ग के जरिए दरभंगा लाया गया, जहां से सड़क मार्ग से उनके पैतृक गांव भेजा जाएगा। 10 अक्टूबर को जराईकेला थाना क्षेत्र अंतर्गत समठा और बाबूडेरा जंगलों में पुलिस और सीआरपीएफ का संयुक्त अभियान चल रहा था। इसी दौरान नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया, जिसमें इंस्पेक्टर कौशल कुमार मिश्रा के साथ सब इंस्पेक्टर रामकृष्ण गागराई और हवलदार महेंद्र लस्कर भी घायल हो गए थे। घायल हवलदार महेंद्र लस्कर की 11 अक्टूबर को इलाज के दौरान मौत हो गई थी। वहीं सब इंस्पेक्टर रामकृष्ण गागराई, जो झामुमो विधायक दशरथ गागराई के भाई हैं, अभी भी अस्पताल में इलाजरत हैं। घाटशिला उपचुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी कार्रवाई, 5 नेताओं को किया पार्टी से निष्कासित। घाटशिला उपचुनाव से पहले प्रदेश भाजपा ने 5 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देशानुसार प्रदेश महामंत्री मनोज कुमार सिंह ने यह कार्रवाई की है। पार्टी द्वारा की गई कार्रवाई में पूर्वी सिंहभूम जिला के पूर्व जिला अध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती, जिला परिषद उपाध्यक्ष पंकज सिन्हा, पूर्व मंडल अध्यक्ष तुषार कांत और सक्रिय कार्यकर्ता सुरेश महली को निष्कासित कर दिया गया है। प्रदेश महामंत्री मनोज कुमार सिंह के हस्ताक्षर से जारी पत्र में प्रदेश भाजपा ने पूर्वी सिंहभूम जिला के 4 पार्टी नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने के कारण पार्टी से निष्कासित किया है। घाटशिला उपचुनाव प्रचार में इन नेताओं का आचरण पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ पाया गया है। इसके अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देशानुसार प्रदेश महामंत्री मनोज कुमार सिंह ने घाटशिला मंडल अध्यक्ष कौशिक कुमार को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित करने का निर्णय लिया है। कौशिक कुमार घाटशिला उपचुनाव भवन चुनाव में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के खिलाफ प्रचार में शामिल पाए गए हैं। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने के आरोप ने बीजेपी से निष्कासित हुए नेताओं ने जेएमएम का दामन थाम लिया है। इधर जेएमएम का दामन थामने से नाराज बीजेपी ने साफ शब्दों में कहा है कि लोग कमल फूल चुनाव चिन्ह को पहचानते हैं, न कि किसी व्यक्ति विशेष को। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अलय साहा ने पार्टी के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि बीजेपी सालों भर चुनाव लड़ने को तैयार रहती है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि बूथ पर हो, मंडल में हो, विधानसभा में हो या जिला स्तर पर चुनाव हो, देश की जनता कमल फूल निशान को देखकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है। इस क्रम में कई लोग आते हैं और कई लोग चले भी जाते हैं, लेकिन हमारा कैडर इतना मजबूत है कि किसी के भी चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए घाटशिला के चुनाव में इन नेताओं के चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहां की जनता इस सरकार की कार्यशैली से नाराज है, वोट के माध्यम से जवाब देगी। खेलो झारखंड स्कूली एथलेटिक्स प्रतियोगिता का भव्यागाज, 2500 खिलाड़ी दिखाएंगे जोश। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय खेलो झारखंड स्कूली एथलेटिक्स प्रतियोगिता का भव्य आगाज गुरुवार को किया गया। मोराहाबादी स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित उद्घाटन समारोह में हजारों की संख्या में छात्र खिलाड़ियों की मौजूदगी ने स्टेडियम को उत्साह और ऊर्जा से भर दिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक शशि रंजन, खेलकूद और युवा कार्य निदेशालय के निदेशक शेखर जमुआर, झारखंड ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष शिवेंद्र नाथ दुबे, जीएसएसपीएस के
मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी नवीन कुमार झा, झारखंड एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष चंद्रदेव सिंह, सचिव शिव कुमार पांडे, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए सोरेंग सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम की शुरुआत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कांके रांची की छात्राओं के आकर्षक बैंड प्रदर्शन से हुई, जिसने पूरे मैदान में देशभक्ति और उत्साह का वातावरण बना दिया। अपने संबोधन में निदेशक शशि रंजन ने कहा कि शिक्षा विभाग का निरंतर प्रयास है कि राज्य के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक सशक्त मंच मिले। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी सिर्फ पदक जीतने के लिए नहीं बल्कि खेल को करियर के रूप में अपनाने के लिए आगे बढ़ें। खेल निदेशक शेखर जमुआर ने कहा कि पहले खेलों को गंभीरता से नहीं लिया जाता था, लेकिन अब समय बदल गया है। उन्होंने कहा खेल से नाम, सम्मान और करियर सब कुछ संभव है। झारखंड के खिलाड़ियों में अपार संभावनाएं हैं, वे भविष्य में देश का गौरव बढ़ाएंगे। राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए सोरेंग ने कहा कि एथलेटिक्स सभी खेलों की जननी है, क्योंकि हर खेल की नींव में दौड़, कूद और फेंक जैसी गतिविधियां शामिल हैं। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में लगभग 2500 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों के छात्रों की है। इन नवोदित खिलाड़ियों का उत्साह और उमंग ये संदेश दे रहा है कि झारखंड में खेल प्रतिभा गांव-गांव तक जीवंत है। यह प्रतियोगिता आगामी कई दिनों तक चलेगी, जिसमें विजेता खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड टीम के गठन के लिए किया जाएगा। स्टेडियम में गूंजते जयकारों और खिलाड़ियों की मुस्कान के साथ झारखंड की खेल प्रतिभा का यह उत्सव जोश और उम्मीद से भर गया। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना शुरू, प्रथम चरण में 50 करोड़ रुपए स्वीकृत। झारखंड सरकार ने राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल और आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक लागू की जाएगी, जिस पर कुल 299.30 करोड़ रुपए खर्च होंगे। योजना का उद्देश्य राज्य में आधुनिक तकनीक आधारित स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। सभी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और स्वास्थ्य उपकेंद्रों को डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ा जाएगा। आदेश अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह द्वारा जारी किया गया है। योजना के लिए प्रथम चरण में 50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। योजना के तहत रियल टाइम हेल्थ डेटा प्रबंधन, डिजिटल मेडिकल रिकॉर्ड, टेलीमेडिसिन सेवाएं, मरीजों का डिजिटल हेल्थ इतिहास, ऑनलाइन रेफरल सिस्टम, आपातकालीन डिजिटल हेल्थ सहायता और डिजिटल उपस्थिति प्रणाली लागू की जाएगी। इससे मरीजों को अब कागजी रिपोर्ट संभालने की आवश्यकता नहीं होगी। सभी जांच रिपोर्ट और स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप में उपलब्ध रहेंगे। इस योजना का कार्यान्वयन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अनुरूप होगा। इसके तहत हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, 24x7 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही निगरानी और प्रशासनिक नियंत्रण के लिए सीसीटीवी और डिजिटल कंट्रोल सिस्टम लगाए जाएंगे। योजना 3 चरणों में लागू होगी। पहले वर्ष मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में, फिर अनुमंडल व ब्लॉक स्तर के अस्पतालों में और अंतिम चरण में प्रशिक्षण, तकनीक सुधार और मूल्यांकन का कार्य किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इस योजना से स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेही सुनिश्चित होगी और दूरस्थ क्षेत्रों में मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सकों की डिजिटल सलाह उपलब्ध होगी। लातेहार में दोस्तों के साथ नहाने गए युवक की कुएं में गिरने से मौत। अपने 4 दोस्तों के साथ कुआं में नहाने गए एक युवक की डूबने से मौत हो गई। घटना सदर थाना क्षेत्र के रिचुघुटा गांव की है। युवक की पहचान सदर प्रखंड के पेशरार गांव के निवासी 18 वर्षीय कुलदीप प्रजापति के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार कुलदीप प्रजापति अपने 4 दोस्तों के साथ गुरुवार को घर के पास में ही कुएं में नहाने गया था। कुएं में नहाने के क्रम में उसका पैर फिसल गया और वह कुआं में गिर गया। गहरे कुआं के पानी में डूबने से कुलदीप प्रजापति की मौत हो गई। ग्रामीणों द्वारा परिजनों को इसकी सूचना दी गई। इसके बाद काफी मशक्कत के बाद उसे निकाला गया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना सदर थाना की पुलिस को दी। स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। देवघर में पार्किंग व्यवस्था ध्वस्त, श्रद्धालुओं की गाड़ियों को बनाया जा रहा निशाना। बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर, जहां हर दिन आस्था उमड़ती है, वहीं अव्यवस्था भी सिर चढ़कर बोल रही है। शहर में रोजाना हजारों श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं, लेकिन पार्किंग व्यवस्था की दुर्दशा ने श्रद्धा को तनाव में बदल दिया है। देवघर शहर इन दिनों गाड़ियों के जाम, विवाद और क्षतिग्रस्त वाहनों की नई कहानी लिख रहा है। धार्मिक नगरी की पवित्रता अब पार्किंग की कुव्यवस्था के कारण कलंकित होती दिख रही है। देवघर में प्रतिदिन हजारों वाहनों का आवागमन होता है, लेकिन शहर में न पार्किंग का ठिकाना है, न जिम्मेदारी तय है। स्थानीय लोगों के घरों के बाहर श्रद्धालुओं की गाड़ियां लगने से विवाद हो जाता है और कई बार आक्रोश भारी पड़ जाता है। ऐसा ही एक ताजा मामला मुंगेर के श्रद्धालु फंटूश सिंह के साथ हुआ। फंटूश परिवार के साथ बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करने आए थे, लेकिन लौटे टूटी हुई गाड़ी के साथ। फंटूश सिंह ने आप बीती बताई। उन्होंने कहा कि वे गाड़ी लगाकर खाना खाने गए थे, तभी जिनके घर के आगे गाड़ी थी, उन्होंने बिना कुछ बोले गाड़ी पर लाठियां बरसा दी। हजारों का नुकसान हो गया।
फंटू सिंह ने प्रशासन से सवाल उठाते हुए कहा कि जब नगर निगम गाड़ियों की रसीद काटता है तो फिर सुरक्षा और पार्किंग की जिम्मेदारी कौन लेगा। देवघर नगर निगम हर वाहन से शुल्क तो वसूलता है लेकिन पार्किंग की सुविधा नहीं देता है। इस मुद्दे पर स्थानीय जनप्रतिनिधि और मेयर प्रत्याशी सूरज झा ने भी तल्ख लहजे में कहा, देवघर की पार्किंग समस्या अब शहर की सबसे बड़ी बीमारी बन गई है। हमने पहले भी जलसार मोड़ के पास तालाबों के किनारे पार्किंग स्थल बनाने का सुझाव दिया था। डीसी ने इस पर आश्वासन भी दिया था पर नतीजा सिफर रहा। अगर मुझे शहर की कमान मिली तो ये मेरा पहला संकल्प होगा। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने चाईबासा सदर अस्पताल का किया निरीक्षण, ब्लड बैंक की जांच पर दिया जोर। झारखंड के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी गुरुवार को पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा पहुंचे। चाईबासा परिसदन में उपायुक्त चंदन कुमार और पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने सबसे पहले अस्पताल परिसर स्थित ब्लड बैंक का जायजा लिया और वहां संपादित रक्त जांच प्रक्रिया की गहन समीक्षा की। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने कैंटीन, दवा वितरण केंद्र, निबंधन काउंटर और विभिन्न वार्डों की स्थिति भी देखी। इस दौरान मंत्री ने मरीजों से मुलाकात कर स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी जानकारी प्राप्त की और जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सेवाओं में सुधार के निर्देश दिए। पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर इरफान अंसारी ने बताया कि थैलेसीमिया मरीजों को हर 15 दिनों में ब्लड की आवश्यकता होती है। वर्ष 2023 से 2025 तक कुल 259 डोनरों से रक्त लिया गया। इनमें से 44 डोनरों की पहचान कर जांच की गई, जिनमें 3 लोग HIV पॉजिटिव पाए गए। कुछ परिवारों में भी HIV संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं चाईबासा में 5 थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के प्राथमिक जांच में HIV पॉजिटिव पाए जाने की आशंका है, जिसका अंतिम कंफर्मेशन टेस्ट अभी जारी है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी 24 जिलों में ब्लड बैंक केंद्रों की जांच कराई जा रही है और चाईबासा से इसकी शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री के आदेशानुसार दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर भारती मिंज, SDO संदीप अनुराग टोपनो, अस्पताल उपाध्यक्ष डॉक्टर शिवचरण हासदा, SDPO बहामन टूटी समेत कई पदाधिकारी और चिकित्सक मौजूद रहे। रांची नगर निगम का अभियान जारी, डोरंडा क्षेत्र से हटाए गए 2 अवैध होर्डिंग्स। रांची नगर निगम द्वारा शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के उद्देश्य से अवैध होर्डिंग्स एवं विज्ञापन पट्टों के खिलाफ विशेष अभियान लगातार जारी है। प्रशासक महोदय के निर्देश पर नगर निगम की बाजार शाखा टीम ने आज डोरंडा क्षेत्र में अभियान चलाते हुए कुल 2 अवैध होर्डिंग्स को काटकर पूर्ण रूप से हटा दिया। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान प्रतिदिन अलग अलग क्षेत्रों में चलाया जाएगा ताकि शहर के मुख्य मार्गों, चौकों और सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति लगाए गए सभी अवैध विज्ञापन पट और होर्डिंग्स को हटाया जा सके। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि बिना अनुमति किसी भी प्रकार का विज्ञापन लगाना नगर निगम अधिनियम का उल्लंघन है। ऐसे में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। रांची नगर निगम ने आम नागरिकों एवं विज्ञापन कंपनियों से अपील की है कि वे निगम की अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थलों, दीवारों, बिजली के खंभों, पुलों या सरकारी संपत्तियों पर विज्ञापन न लगाएं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने पूर्व सीएम रघुवर दास को बेटे के विवाह समारोह में किया आमंत्रित। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने गुरुवार को झारखंड की पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास से राजभवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपने सुपुत्र के विवाह उपरांत आयोजित आशीर्वाद समारोह में सम्मिलित होने का आमंत्रण भी दिया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने इस जानकारी को अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए साझा किया। साहिबगंज में डीसी अध्यक्षता में पर्यटन स्थलों के विकास और सौंदर्यकरण पर विस्तृत चर्चा, डिजिटल प्रमोशन पर दिया गया जोर। साहिबगंज उपायुक्त हेमंत सती की अध्यक्षता में जिला पर्यटन प्रोत्साहन समिति DTPC की कार्यकारिणी समिति की त्रैमासिक बैठक कार्यालय प्रकोष्ठ में संपन्न हुई। बैठक की शुरुआत में पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों की समीक्षा की गई तथा उनकी प्रगति पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे उधवा पक्षी अभ्यारण्य, ओझा टोली रिवर फ्रंट, बोंगा कोचा, बिंदुवासिनी मंदिर, शिवगाधी एवं कन्हैया स्थान के सौंदर्यीकरण और आधारभूत संरचना विकास से संबंधित प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया गया। उपायुक्त ने कहा कि साहिबगंज जिले में प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक आस्था से जुड़े अनेक स्थल हैं, जिनका सुनियोजित विकास कर पर्यटन को नई ऊंचाई दी जा सकती है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, सूचना पट्ट एवं पहुंच मार्गों को बेहतर बनाया जाए ताकि आगंतुकों को सुगम और सुखद अनुभव प्राप्त हो। इसके साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाने पर भी जोर दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए जिले के दर्शनीय स्थलों की आकर्षक झलक देश और विदेश तक पहुंचाई जाए ताकि अधिक से अधिक पर्यटक साहिबगंज आने के लिए प्रेरित हों। बैठक में जिला पर्यटन अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे। धान की बंपर पैदावार पर बिचौलियों की नजर, सरकारी खरीद से पहले शुरू हुई खेतों में सौदेबाजी। धान की फसल इस बार झारखंड में बंपर हुई है, लेकिन किसानों की खुशी के बीच चिंता भी बढ़ गई है।
सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से धान खरीद शुरू करने से पहले ही बिचौलिए सक्रिय हो गए हैं। ये बिचौलिए खेतों में खड़े धान की एडवांस बुकिंग कर रहे हैं और किसानों से 1200 से 1500 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर सौदे कर रहे हैं। हजारीबाग के इचाक, कटकमसांडी, बड़का गांव, विष्णुगढ़ और बरकट्ठा जैसे इलाकों में बिचौलियों ने गांव-गांव पहुंचकर किसानों को नकद भुगतान और तत्काल उठाव का लालच दिया है। किसान भंडारण की समस्या, गोदामों की कमी और सरकारी खरीद प्रक्रिया की देरी से परेशान हैं, जिसके चलते वे मजबूरी में सस्ते दाम पर फसल बेचने को तैयार हो रहे हैं। पिछले साल सरकार ने 2300 रुपए प्रति क्विंटल के साथ 100 रुपए बोनस दर तय की थी, लेकिन इस बार खरीद व्यवस्था को लेकर अब तक कोई ठोस कदम नहीं दिखा। पैक्स केंद्रों की सूची और खरीद तिथि की घोषणा भी लंबित है। इधर बिचौलियों के संपर्क आंध्र प्रदेश तक फैले हुए हैं। हजारीबाग की सीता किस्म का धान वहां की मिलों में भेजा जाता है, जहां से ये चावल बनकर अफ्रीकी देशों तक पहुंचता है। रेलवे रैक के जरिए हजारीबाग से काकीनाडा तक धान भेजा जाता है, क्योंकि ट्रकों से भेजने पर वहां पाबंदी है। एफपीओ संचालक अशोक मेहता के अनुसार एक पैक्स केंद्र की औसतन भंडारण क्षमता केवल 1000 क्विंटल है। राइस मिलों की कमी के कारण गोदामों से धान का उठाव रुक जाता है और किसान मजबूरी में फसल बिचौलियों को सौंप देते हैं। इस बीच धान खरीद को लेकर नई अड़चन भी सामने आई है। सरकार ने 1000 क्विंटल धान की खरीद के लिए 24 लाख रुपए की बैंक गारंटी की शर्त रखी है, जिससे पैक्स प्रतिनिधियों में नाराजगी है। किसानों का कहना है कि ये शर्त हटाए बिना सरकारी खरीद शुरू नहीं हो सकेगी। बिचौलिए खेतों में डटे रहेंगे। रांची के नामकुम में चोरी की बाइक के साथ युवक गिरफ्तार। चूटिया थाना क्षेत्र से हुई थी चोरी। नामकुम थाना क्षेत्र के हाई टेंशन ग्राउंड के पास वाहन जांच के दौरान पुलिस ने चोरी की एक पल्सर 220 मोटरसाइकिल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सुजल किरकेट्टा, उम्र 19 वर्ष, पिता संजय किरकेट्टा, निवासी चेतन टोली, थाना अरगोड़ा, जिला रांची के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को सोमवार की रात गश्ती के दौरान संदिग्ध परिस्थिति में रोका गया। वाहन जांच में पता चला कि बाइक चोरी की है। इस संबंध में नामकुम थाना कांड संख्या 227/2025 धारा 317(5) बीएनएफ के तहत मामला दर्ज किया गया है। बाइक का सत्यापन करने पर यह पुष्टि हुई कि बरामद पल्सर 220 मोटरसाइकिल चुटिया थाना क्षेत्र से चोरी की गई थी। चोरी की इस बाइक को लेकर चुटिया थाना में पहले से ही कांड संख्या 242/2025 दर्ज है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि चोरी के इस नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल हैं। गुमला में पेंशन अदालत का आयोजन, सेवानिवृत्त शिक्षकों को मिला सम्मान और पेंशन लाभ। गुमला की उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देश के आलोक में जिला शिक्षा अधीक्षक नूर आलम खान द्वारा आज पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त शिक्षकों के पेंशन से जुड़े मामलों का त्वरित निष्पादन किया गया। कार्यक्रम में गुमला सदर प्रखंड के उर्दू मध्य विद्यालय की शिक्षिका रफत खानम और सिसई प्रखंड के मध्य विद्यालय बोंडो के शिक्षक श्रवण कुमार मांझी को शॉल और स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया। दोनों शिक्षकों को सेवानिवृत्ति उपरांत अच्छे स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन की शुभकामनाएं दी गईं। दोनों शिक्षकों को पेंशन अदालत के माध्यम से सेवानिवृत्ति के साथ ही ग्रुप बीमा, अर्जित अवकाश भत्ता आदि लाभों का भुगतान कर दिया गया और सामान्य भविष्य निधि जिला लेखा पदाधिकारी को भेजे जाने की प्रक्रिया पूर्ण कर दी गई। इसके साथ ही अन्य उपादानों के लाभ के लिए आवश्यक अनुशंसा और पेंशन प्रपत्र भी तुरंत राज्य को भेजे गए, ताकि यथाशीघ्र पेंशन शुरू की जा सके। दोनों शिक्षकों ने समय पर विभागीय प्रक्रिया से संतोष व्यक्त करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक को त्वरित पहल के लिए धन्यवाद दिया। जिला शिक्षा अधीक्षक नूर आलम खान ने बताया कि शिक्षकों की सेवा का सम्मान और सेवानिवृत्ति उपरांत सुविधा सुनिश्चित करना शिक्षा विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हर माह पेंशन अदालत का नियमित आयोजन कर सेवानिवृत्त शिक्षकों को समय पर लाभ पहुंचाने का प्रयास जारी रहेगा। झारखंड शराब घोटाला मामले में पूर्व उत्पाद सचिव आईएएस मुकेश कुमार से एसीबी ने की पूछताछ। झारखंड में शराब घोटाला मामले में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत जांच कर रही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने गुरुवार को आईएएस अधिकारी मुकेश कुमार से पूछताछ की। वे उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव थे। जानकारी के मुताबिक एसीबी ने उनसे फर्जी बैंक गारंटी पर राज्य की खुदरा शराब दुकानों में मैनपावर आपूर्ति का ठेका लेने वाली 2 प्लेसमेंट एजेंसियों मेसर्स मार्शन इनोवेटिव सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड व मेसर्स विजन हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज के विरुद्ध साक्ष्य के बावजूद कार्रवाई नहीं करने के मामले में पूछताछ की है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले एसीबी ने पूर्व उत्पाद सचिव आईएएस मनोज कुमार से भी पूछताछ की है। इन दोनों एजेंसियों ने पूर्व की उत्पाद नीति के तहत झारखंड राज्य बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड JSBCL के तहत खुदरा शराब दुकानों में मैनपावर आपूर्ति का ठेका लिया था। फर्जी बैंक गारंटी देने के चलते राज्य सरकार को 38 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान पहुंचा था। शराब घोटाला केस में अब तक एसीबी की छानबीन में जिनके विरुद्ध भी जानकारी सामने आई है, एसीबी एक-एक कर सबसे पूछताछ कर
कर रही है। हाल ही में तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे के करीबी विनय सिंह की गिरफ्तारी व उनके ठिकानों पर छापेमारी के दौरान बरामद दस्तावेज के आधार पर भी एसीबी ने प्रश्न तैयार किया है, जिसके आधार पर पूछताछ चल रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।